हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्टोरी का वीडियो कंप्लीट कर रहे थे, जो कि पूरे 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज से एक नया अध्याय और नया क्लास 7 चैप्टर संख्या 1, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आपको सूचित करना चाहेंगे कि यह वीडियो सीटेट जुलाई 2024 और अन्य जीके जीएस एनसीईआरटी बुक से तैयार हुई प्रश्नों संग्रह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 ज्योग्राफी का कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसे भी आप जाके वॉच कर सकते हैं तथा तमाम जीके जीएस के लिए अन्य वीडियो भी हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के क्लास 7 हिस्ट्री के पहले चैप्टर प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ये देखिए, ये नक्शा है जो विश्व मानचित्र का पहला नक्शा बना था। ये देखिए, अल इद्रिसी के द्वारा बनाया गया है। यह नक्शा है अल इद्रिसी। चलिए शुरू करते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए, जो अपनी दिखाया हमने। अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। कहाँ के थे ये? अरब के थे अल इद्रिसी भूगोलवेत्ता, जो इस नक्शे को, विश्व के नक्शे को कब बनाया था? 1154 में। वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं, उनमें कुछ जाने पहचाने भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, ये मानचित्र 2 है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कला अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकी को जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या होगा? इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग का मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया। इतिहासकार अब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली को देखते हैं। नई और पुरानी शब्दावली अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ में बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है। समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं।
तो इसका मतलब यहां से एक कूट प्रश्न पूछ सकता है कि क्या समय के साथ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं? तो यह प्रमाण है कि आधुनिक और पुरानी फारसी भाषा से कि समयों के साथ अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इस आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो फारसी के इतिहासकार थे मिनहाज सिराज। मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था फारसी। ये मिनहाज सिराज जो हिंदुस्तान कहे हैं उसका मतलब कहाँ से था? तो पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से ही सिर्फ था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थों में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो हिंदुस्तान का मतलब उस समय जो मिनहाज सिराज ने रखा वह दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों से ही हिंदुस्तान था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान शब्द जो है उसमें दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये सुल्तानों के द्वारा जो राज्य क्षेत्र पर राज्य था उसी के लिए हिंदुस्तान का मिनहाज सिराज ने प्रयोग किया था हिंदुस्तान का, और सुल्तानों का राज दक्षिण भारत में नहीं था, इसलिए हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश नहीं हुआ। मुगलों का जो है, मुगलों का सुल्तान पहले होते थे, मुगल बाद में आए बाबर के टाइम से, तो मुगलों का जो है दक्षिण भारत में प्रवेश हुआ था। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति के वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान थे। तो हिंद शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो अमीर खुसरो के द्वारा। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। तो जो विदेशी को हम आज अन्य देश के समझते हैं, वह विदेशी शब्द जो है अपने ही देश में बना था, और वह था किसी दूसरे समाज या गांव से आने वाले व्यक्ति को हम विदेशी कहते थे। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। वनवासी क्योंकि वह दूसरे गांव समाज से था, इसलिए वह विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। एक गांव की बात में वो नहीं होते थे, लेकिन दूसरे गांव से जब आते थे तो वो विदेशी हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहे जाते थे, जो कि आज हम विदेशी को हम अन्य देश से आया हुआ समझते हैं।
इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, अध्याय क्लास 6 में। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग हजारों वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी थीं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, इसमें कुछ है नहीं, ये आगे चलते हैं। धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियों एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलनविश हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ मोटे, ये देखिए, ये हैं लिखने वाले हैं और ये जो है ये लिखाई हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियां शायद ही कहीं मिलती हैं। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। अब एक नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। कुछ कोटेशन भी हैं, इसको भी देख लेते हैं। लिखावट के इसमें कुछ खास नहीं है और देख लेते हैं कोटेशन कोई हो। ये देखिए, यह एक लघु चित्र है। ये देखिए, यह एक लघु चित्र की
प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्रकार का आकार ये 10.5 सेंटीमीटर से 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। छोटे आकार के कारण इसे मिनिएचर भी बोलते हैं लघु चित्र को। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई है। पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। तो दोस्तों आज का काफ़ी टॉपिक लंबा है तो इसको 2 पार्ट में कर दिया जाएगा। आज एक पार्ट 1 समाप्त होता है, कल पार्ट 2 ला करके इस वीडियो को, इस सेशन को, इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 के हिंदी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सभी विषयों को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहें, वाचिंग करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। और इसका PDF आप चाहें तो हमारे नीचे टेलीग्राम लिंक पर जा कर के पढ़ भी सकते हैं, मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।